ठीक है, स्टार्ट करते हैं विवेक जी। नमस्कार। यूथ इन एक्शन के फेसबुक लाइव में आप सबका स्वागत है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि हम आज एक बहुत ही बड़ी शख्सियत के साथ हैं, एक बहुत खास शख्सियत के साथ आपके बीच में हैं। हम अपने मेहमान का परिचय कर लेते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल एलन सिंह, जो कि एमफिल हैं डिफेंस स्टडीज में मद्रास यूनिवर्सिटी से, और सर ने अभी रिसेंटली सेवा भारती और सेवा इंटरनेशनल के साथ मिलके इस कोविड पेंडेमिक को रोकने के लिए, उसमें गरीबों की मदद करने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन काम किया है। मैं आपको बता दूं कि 2018 में रिटायरमेंट के बाद जनरल सिंह ने मणिपुर पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैनशिप, उन्होंने चेयरमैन रहे वो पब्लिक सर्विस कमीशन के, और हाल फिलहाल में वो चिन्मयानंद इंस्टीट्यूट मणिपुर के चेयरमैन हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। सर, सबसे पहले तो एक सवाल उठता है कि हमने हाल फिलहाल में देखा है कि छत्तीसगढ़ में एक बड़ी नक्सली हमला हुआ छत्तीसगढ़ में, और अभी बंगाल में भी अचानक से एक वॉयलेंस इरप्ट हो गया चुनाव के बाद में। और इसके साथ ही साथ बांग्लादेश से जो इन्फिल्ट्रेशन है, वहाँ के जो इमिग्रेंट्स हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, वो भारत में आते हैं और भारत के अलग अलग हिस्सों में चले जाते हैं। और यहाँ तक कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ऐसी भी हैं कि वो अलग अलग जगहों पे चुनाव की प्रक्रिया को भी प्रभावित कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो एक ओवरऑल इंटेलिजेंस क्राइसिस देश में बनी हुई है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये जो नक्सलाइट के बारे में पहले मैं बताना चाहता हूँ। जी। नक्सलाइट के बारे में आ, जो आदमी असली में अटैक हो रहा है, जो बंदूक लेकर के जंगल में घूम रहा है, जी। वो तो फुट सोल्जर है। जी। असलियत तो अर्बन नक्सलाइट करके है, हम्म। जो उनका जो मास्टर कंट्रोलर है। हम्म। जैसे कि हमको पता है कुछ साल पहले भीमा कोरेगांव कांड में हम्म। किस प्रकार से अर्बन नक्सलाइट ने इन लोगों को लीड करके हम्म। ये देश में खलबली फैलाने के लिए बड़ा हम्म। कोशिश किया। हम्म। अगर नक्सलाइट का मुद्दा देखा जाए, हम्म। कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है कि वो गरीब या पोर या वर्कर के लिए काम करेंगे। हम्म। उनका मकसद है सिर्फ प्रोटेक्टेड वायलेंस के जरिए प्रेजेंट सिस्टम को चेंज किया जाए। जी। प्रेजेंट सिस्टम को चेंज किया। हम्म। ये नहीं बताया है कि वो गरीब को मदद करेगा या वर्कर को मदद करेगा किसी को, लेकिन वो गरीब और वर्कर को मदद लेना चाहता है। ये जी। है। रहा इंटेलिजेंस के बारे में, देखिए इंटेलिजेंस जो है जितना जो आएगा हम्म। वो हमेशा पूरा इंटेलिजेंस आना बड़ा मुश्किल है। जी। लेकिन जो आदमी देश में बैठा है उसको एसेस करना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जी। जैसे कि छत्तीसगढ़ में हुआ है, वहां का सरकार का जिम्मेवारी है जो इंटेलिजेंस आ रहा है जी। उसको एनालाइज करके सिंथेसाइज करके एक्शनेबल इनपुट में लगा। हम्म। दूसरा रहा आपने इन्फिल्ट्रेशन फ्रॉम अक्रॉस द बांग्लादेश। कंट्री, यस सर। बांग्लादेश। हम्म। ये देखिए, ये तो नेचुरल फेनोमेना है और हमको रोकना पड़ेगा, हम्म। क्योंकि बांग्लादेश में जहां पर 100 टका कमाता है एक दिन में, हम्म। हिंदुस्तान में आकर के वो 400 500 600 टका कमाता है। हम्म। ऑब्वियसली वो इंडिया में आने का दिल करेगा, कुछ भी ठीक हो। है। उसके हम्म। बाद उनके पास एक, मैं 2000 से लेकर 2003 तक जी। और 2007 में असम का इंटेलिजेंस का हेड था। जी। असम में एक आर्मी फॉर्मेशन है जो हम्म। उसके इंटेलिजेंस हेड था, और 2007 से 2009 तक कलकत्ते में पूरा ईस्टर्न कमान का इंटेलिजेंस का हेड था। और जी। हमको पता चला है कि इनके पास बड़ा ऑर्गेनाइज मेथड है, किस प्रकार से इंडिया में आएगा, किस प्रकार से
किस प्रकार आधार आधार बनाएगा, किस प्रकार से वोटर लिस्ट में इंक्लूड करेगा, ये बिल्कुल आपने सही बोला है। फिर उसके बाद वो सिर्फ बंगाल में ही नहीं रहेंगे, कुछ नोएडा में जाएंगे, कुछ गुड़गांव में जाएंगे, कुछ अलग अलग विभिन्न जगह में जाएंगे। काफी ने इवन पाकिस्तान तक पहुंचने के लिए कोशिश किया, लेकिन पाकिस्तान पहुंचने के बाद ये आपको सरप्राइज होगा कि वहां पर उनका कोई वेलकम नहीं है, तो वो फिर हिंदुस्तान में आता है। फिर हिंदुस्तान में आता है पाकिस्तान, क्योंकि हम लोग काफी इंडो पाक बॉर्डर में पाकिस्तान से वापस आते हुए बांग्लादेशी पकड़ते थे। जी। तो कहने का मतलब है, ये जो आकर के हमारा देश में सेटल करना, ये उनका बिल्कुल इरादा रहेगा। और इसके लिए कोई स्पेसिफिक सभी ये हर व्यक्ति, हर स्टेट, हर डिस्ट्रिक्ट, हर लेवल में इनको चेक करने की कोशिश करना चाहिए। नहीं तो जैसे कि आप देखिए, नॉर्वे जैसे देश में, नॉर्वे में पाकिस्तानी माइग्रेंट्स ने पार्लियामेंट का स्पीकर बन गया है, पार्लियामेंट एमपी बन गया है। स्वीडन, नॉर्वे, ये जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में काफी ये जो माइग्रेंट्स है, उन्होंने पूरा सरकार चलाने के हालत में आ गया है। तो हमारा देश में भी वो आने में बहुत दूर नहीं होगा, क्योंकि अगर हम लोग होशियार नहीं रहेगा, हम लोग अलर्ट नहीं रहेगा। तो जैसे कि असम में आप देखिए, बराक वैली में पूरा माइग्रेंट्स का डोमिनेशन है। मणिपुर में भी एक डिस्ट्रिक्ट है जिरीबाम, वहां पर भी माइग्रेंट्स है, अभी भी माइग्रेंट्स, काफी माइग्रेंट्स है मणिपुर में भी। नागालैंड में एक बांग्लादेशी ने नाम ले लिया नागागा लोकल ने। जैसे कि मैं एक फिक्सिस एग्जांपल देता हूँ, निसार शेमा, निसार अंगामी। निसार यानी नाम है पहले, ये जो बांग्लादेशी नाम, और सेकंड वो नागालैंड का टाइटल लेगा। तो ये वहां पर भी यही हिसाब है, और हर जगह में नॉर्थ ईस्ट में है खास करके। और ये समस्या हमको जल्दी से जल्दी रियलाइज करेगा उतना अच्छा है। जी सर, क्योंकि मैंने पढ़ा आपके बारे में, जबकि आपने इंडियन डेलीगेशन को रिप्रेजेंट किया है मोर देन 10 कंट्रीज में, जिसमें ईरान, चाइना, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अफगानिस्तान भी है। अभी हाल में हमने देखा कि यूएन फोर्सेस, यूएसए की फोर्सेस ने अफगानिस्तान से वो पीछे हट रहे हैं, वापस जा रहे हैं वो। ऐसी स्थिति में एक संकट पैदा होता है कि वहाँ का जो लोकल तालिबान है, क्या वो भारत के समर्थन में रहेगा, या फिर वो पाकिस्तान को एज अ लॉन्चिंग पैड बनने देगा, पाकिस्तान के इस्तेमाल में आएगा वो? ऐसा आपको क्या लगता है अपने अनुभव से? देखिए, ये जो तालिबान के बारे में अगर डिस्कस किया जाए तो दो किस्म का तालिबान है जी। एक है अफगान तालिबान, एक है पाकिस्तानी तालिबान। अगर हम लोग काफी आम आदमी तालिबान और अलकायदा के बीच में भी कंफ्यूज हो जाता है। तालिबान अलग है और अलकायदा अलग है। जी। जैसे कि अलकायदा का एम था पूरा यूनिवर्सल शरियत लॉ इस्टेब्लिश करके वो वर्ल्ड को रूल करना। तालिबान, जो अफगान तालिबान का एम है, इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान इस्टेब्लिश करना, यानी वो अफगान सेंट्रिक है। लेकिन उनका और भारत का, हमारा बेकिस्मत है कि हमारा और अफगानिस्तान के बीच में एक देश आ गया जिसका नाम है पाकिस्तान, जो अंग्रेज ने, ब्रिटेन ने क्रिएट किया है। अगर ये देश नहीं होने से इंडिया को बहुत फायदा होगा। हम सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से एनर्जी ले सकता है, अफगानिस्तान के साथ हम बिल्कुल क्लोज काम कर सकता है, लेकिन बीच में पाकिस्तान आने के कारण बड़ा मुश्किल हो गया। और तालिबान जो है, उनका
वो नहीं कि तालिबान, जो अफगान तालिबान पाकिस्तान से उतना प्यार नहीं करता है, लेकिन उनको पाकिस्तानी सरकार ब्लैकमेल करती जी। है, क्योंकि उनको शेल्टर देता है, उनको हथियार देता है, उनका फिनांस सब कुछ पाकिस्तान के थ्रू जाना पड़ेगा। क्योंकि अगर अफगानिस्तान के चारों तरफ देखिए, ईरान तालिबान को आने नहीं देगा, ओके, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और बाकी जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक है वो भी तालिबान को पसंद जी। है। लेकिन पाकिस्तान चाहता है कि एक अफगानिस्तान जो पाकिस्तान का साइज देखिए, इंडिया के साथ कंपैरिजन में कितना छोटा है कि बहुत नहीं? छोटा है। अगर एक अफगानिस्तान जो पाकिस्तान की जो पाकिस्तान की अंडर कंट्रोल है, तो पाकिस्तान का ज्योग्राफिकल डेप्थ बढ़ जाएगा, ज्योग्राफिकल एरिया बढ़ जाएगा। इसलिए पाकिस्तान चाहता है कि एक अफगानिस्तान जिसको पूरा टोटल कंट्रोल कर ले। अगर मैं थोड़ा सा इतिहास में वापस जाएगा, तो अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो बॉर्डर है उसका नाम है दुरान लाइन। दुरान लाइन, दुरान लाइन जो 100 साल पहले ब्रिटेन और अफगान का अमीर का साथ अंडरस्टैंडिंग करके बनाया था, पाकिस्तान के साथ नहीं। तो मेरा ख्याल से तो दुरान लाइन ही हटाना चाहिए। दुरान लाइन अगर दुरान लाइन हट गया तो पाकिस्तान का जो वेस्टर्न बाउंड्री है इंडस तक ही रहेगा। और यही अफगान भी चाहता है। अगर हम लोग जो सोचता है कि अगर मैं 10 अफगान क्वेश्चन पूछेगा कि क्या आप पाकिस्तान से खुश है, 10 में से 7-8 बोलेगा नहीं। लेकिन तालिबान जो है, जो अफगान तालिबान है, पाकिस्तान के साथ जाना पड़ रहा है क्योंकि उनका हालात जो है, पाकिस्तान ही है जो उनको मदद कर सकता है, इसलिए। लेकिन आपने सवाल पूछा कि क्या अमेरिकन या वर्ल्ड फोर्स वापस जाने के बाद क्या तालिबान पूरा अफगानिस्तान को कंट्रोल कर सकेगा कि नहीं? जी। ये अगर आप देखिएगा, अमेरिकन आने से पहले भी 1992-93 में जब तालिबान का रूल था, पूरा अफगानिस्तान को उन्होंने कंट्रोल नहीं किया। नॉर्दर्न अलायंस था और कोई दूसरा ग्रुप था, उन्होंने तकरीबन 60-70% अफगानिस्तान सिर्फ कंट्रोल किया है जी। सिर्फ 60-70%। और ये अफगान, जैसे कि मैंने बताया था, अफगान तालिबान का मकसद है इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान को इस्लामिक, तो वो अफगान सेंट्रिक है, इसलिए वो पाकिस्तान का काबू में रहना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन रहा एक और दूसरा, मैंने बताया था पाकिस्तानी तालिबान। पाकिस्तानी तालिबान जो है उसका अलग अलग ग्रुप है, अलग अलग। मैं इसमें पूरा डिटेल नहीं जाना चाहता हूँ। पाकिस्तानी तालिबान को अलकायदा ने क्रिएट किया, अलकायदा ने बनाया था ताकि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से राइट टिल इंडोनेशिया अलकायदा का रूल कर सके, इंडिया शामिल। तो उन्होंने इसलिए पाकिस्तानी तालिबान को क्रिएट किया था। लेकिन हमारा जो इंटरनेशनल बॉडी का ग्लोबल वार ऑन टेरर के कारण पूरा उसको चेक किया और रहा इंडिया के खिलाफ जो जाने वाला सबसे डेंजरस तालिबान है पंजाबी तालिबान। पंजाबी तालिबान जो, जैसे कि हम काबुल में जब मैं रेस्क्यू में मिशन में गया था, मैंने सबसे पहले पूछा लोगों को कि ये जो तालिबान है पश्तून स्पीकिंग तालिबान था कि उर्दू स्पीकिंग तालिबान, समझ गया कि नहीं? लोगों को पूछा कि आपने उनका बातचीत सुना, तो ये लोग पश्तून में बात कर रहा था कि उर्दू में बात कर रहा था। और जितना इंडिया में अटैक हुआ तालिबान है, जो जितना तालिबान इंडिया के ऊपर अटैक किया है या इंडियंस के ऊपर अटैक किया है, वो सब उर्दू स्पीकिंग तालिबान है, यानी पाकिस्तानी तालिबान। ये तो इसलिए एक तो इतना आसानी से तालिबान
अफगान नेशनल फोर्स को डिफीट नहीं कर सकेंगे, जी क्योंकि वो काफी मैच्योर हो गया है। उसके लिए एक ही है, इंटरनेशनल बॉडी को उनका फंडिंग, कोई भी आर्मी चलाने के लिए फंड चाहिए, जी फंड रखना चाहिए मैक्सिमम। अगर वो विक्ट्री भी हो गया तो कितना कंट्रोल करेगा? अभी तालिबान जो कंट्रोल कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा 10% ऑफ अफगानिस्तान कंट्रोल कर रहा है, 10-15%। हो सकता है कि 25, 30, 40% कंट्रोल करेगा, उसके आगे बड़ा मुश्किल, क्योंकि जी वहां पर इक्वेशन जो है, क्योंकि जो अफगान तालिबान है मोस्टली पश्तून्स है, गिलजाइस है, दुरानीज है, लेकिन बाकी ग्रुप्स भी है, हजारा है, ताजिक्स है, ये लोग पूरा अपोज करेगा, तो इसलिए काफी ओके इंटरेस्टिंग। सर, एक क्वेश्चन, अभी आपने जब आप एक्सप्लेन कर रहे थे तालिबान के बारे में, आपने शरिया का नाम लिया। सर, हमने अभी हाल में इंडिया में देखा है कि जब से पिछले कुछ एक हफ्ते से इसराइल और फिलिस्तीन के बीच में काफी बवाल चल रहा है। उसकी वजह से भारत में सोशल मीडिया में दो ग्रुप्स बन गए हैं। एक ग्रुप वो है जो इसराइल को सपोर्ट कर रहा है इस बेसिस पे कि इसराइल हैज बीन अ गुड फ्रेंड फॉर इंडिया, और इसराइल ने कश्मीर के मुद्दे पे भारत का साथ भी दिया है, और हाल फिलहाल में कोविड के टाइम पे वो ऑक्सीजन भी सप्लाई कर रहा है। दूसरा ग्रुप है जो पैलेस्टीन को सपोर्ट करता है। तो सब ऐसे में, क्योंकि आप इंटरनेशनल अफेयर्स के अच्छे जानकार रहे हैं, आपको क्या लगता है कि भारत का ऑफिशियल स्टैंड क्या होना चाहिए इन दोनों के बीच में? देखिए, मैं 2009 हम्म। हाँ 2009-10 में इजराइल के साथ काफी क्लोजली काम किया है। जी। 10 साल पोलैंड में एक जगह है ऑस्विट्ज, आपने सुना होगा ऑस्विट्ज, जहां ऑस्ट्रिच, पर हाँ, हिटलर, वहाँ कैंप हाँ, है वहाँ पे। ये है कारकाओ करके पोलैंड। ये सब मैं जगह बता रहा हूँ, मैं खुद ही गया हूँ। जी। मैं ऑस्विच गया हूँ, मैं कारकाओ गया हूँ, मैं जेरूसलम हम्म। गया हूँ, मैं वेस्ट बैंक गया हूँ, मैं जी। गाजा, मतलब काफी आई हैव सीन हम्म। वेरी क्लोजली गाजा स्ट्रिप एंड ऑल दोस थिंग। तो हम्म। देख करके अभी देखिए, एक देश जिसमें से 10 मिलियन पीपल वर किल्ड इन लास्ट अबाउट 75 इयर्स, और वो कोशिश कर रहा है स्ट्रगल करके सर्वाइव करने की। जी। अगर इजराइल एक बार हार गया तो हम्म। उनको दोबारा उठने के लिए बड़ा चांस नहीं है, हम्म। ठीक है ना? अगर मैं भी इजराइल का प्राइम मिनिस्टर, अगर मैं हम्म। इजराइल का पावरफुल होता, तो मैं अपना देश को बचाने के लिए मैं पूरा करूंगा, क्योंकि मेरे तो कोई और चांस है ही नहीं। जी। और मैं जानता हूं मेरा पीपल ने पिछले 200 साल, 2000 साल से किस प्रकार से हमको जी। दबाया गया है, और किस प्रकार से 1948-49 में एक छोटा सा विलेज लगाया था जिसका नाम है किबूज, किबूज हम्म। करके, वहीं से शुरू हुआ है। हम्म। तो किस प्रकार से इजराइल आया, किस प्रकार से वो स्ट्रेंथ उन्होंने ऑब्टेन किया। तो हम्म। अभी जो हो रहा है वो, अगर मेरा ख्याल से अरब देशों के बीच में, हम्म। अरब देशों के बीच में एकजुट होकर पैलेस्टीनियन का पैलेस्टीनियन का जो समस्या है दूर करना चाहता, तो उतना मुश्किल नहीं है। लेकिन अरब कंट्रीज आर नॉट यूनाइटेड, हम्म। उनके बीच में भी शिया सुन्नी का झगड़ा है, शिया सुन्नी का झगड़ा है। हम्म। ये ईरान के ईरान के लीडरशिप के नीचे एक शिया क्रिश्चियन बनाना, हम्म। शिया क्रिश्चियन, और सुन्नी सऊदी अरेबिया के लीडरशिप के नीचे सुन्नी उसका अपोज हो। जी। इसलिए अगर ये इजराइल के बारे में जो लिख रहा है, हम्म। अगर वो लिखना चाहता, यमेन के बारे में क्यों नहीं? यमेन में हम्म। सऊदी अरेबिया बॉम्बिंग करता है। जी। आप देखिए, यमेन में शिया लोग, शिया ग्रुप जो है सुन्नी हम्म। के खिलाफ लड़ाई, हम्म। Houthis militants are fighting against हम्म। the Yemenis actual this thing, और हम्म। उसी समय, और दे आर बैक, सऊदी अरेबिया उसके ऊपर बॉम्बिंग करता है, जी। एयरक्राफ्ट या। बिंग यूज। तो हम्म। ये जब हुआ था तो क्यों नहीं लिखा है? अभी हम्म। इजराइल और
और इजराइल और ये जो पैलेस्टीनियन के बीच में थोड़ा बहुत होता है, यस गलत है, मैं सब कुछ मानता हूँ। उसमें इतना सोशल मीडिया में लिखने की जगह अगर आपने फोकस करना है तो सीरिया में फोकस करो, सीरिया में फोकस करो, यमन में फोकस करो, है कि नहीं? बाकी भी और जी कोई, इजिप्ट में फोकस करो, इजिप्ट में जहां पर मुस्लिम ब्रदरहुड ने सरकार गेन करने की कोशिश किया। जी लीबिया में फोकस करो, लीबिया में फोकस, ट्यूनीशिया में फोकस करो। हम्म लीबिया में भी ऐसा नहीं कि लड़ाई नहीं हो रहा है, लीबिया में अभी अभी तो काफी, लीबिया में भी फाइटिंग हुआ है। तो इसका जो पॉलिटिकल, जस्ट बिकॉज इजरायली इन्वॉल्व है इसलिए लोगों ने साइड लिया है, हम लोग जी जो है ना। बाकी अफ्रीका में और जगह में भी फाइटिंग हो रहा है। अभी देखिए नाइजीरिया में क्या हुआ, है कि नहीं? नाइजीरिया में, उसमें तो हमारा जो सोशल मीडिया बिल्कुल साइलेंट था, जी है कि नहीं? नाइजीरिया में बोको हराम ने लड़कियों को किडनैप करके वो कर रहा है, उसमें क्यों नहीं लिखता है बोको? तो वो मेरा ख्याल से थोड़ा सा जो है हमारा सोशल मीडिया भी थोड़ा सा बाकी जगह में भी फोकस कर रहा एक विशेष ग्रुप है सर जो एक्टिव रहता है और जिसको आपने अर्बन नक्सल का नाम भी दिया। ये एक सिंडिकेट है। सा हाँ, लगता है जो यूनिवर्सिटीज में सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव रहता है और ये लोग वन साइडेड प्लानिंग करते हैं, नैरेटिव सेट करते हैं। सर, कमिंग बैक टू द इंडियन कंटेक्स्ट, एक क्वेश्चन मुझे ये पूछना था आपसे कि आपने हाल फिलहाल में सेवा भारती और सेवा इंटरनेशनल के साथ मिलकर काफी काम किया है कोविड के लिए, कोविड पेशेंट्स के लिए और उनके जो गरीब लोग हैं उनके रिहेबिलिटेशन के लिए। सर, हम जानना चाहेंगे कि ये क्या प्रोसेस है और कैसे किया गया है इसमें और क्या इन्वॉल्वमेंट है आपका। देखिए सबसे पहले तो जब कोविड शुरू हुआ था लोग इंजेक्शन लेने के लिए तैयार थे। जी ये जो तो मेरा काम था, मैं लोगों को समझाना, लोगों को अस्पताल ले जा करके इंजेक्शन दिलाना। जी इतना है कि मैं इस फेज में पहुंच गया था, मैं सेवा भारती से मैं हम लोगों ने मजाक किया कि ऐसा है जो जो इंजेक्शन देकर आएगा हम उनको 200 रुपया दे देते हैं या कुछ पैसा दे देते हैं, ताकि लोगों को, अभी तो काफी लोग, शुरू शुरू का बात मैं बता, मैं करीब हम्म प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जब 45 तक ये जो खुला था, हम्म पहले तो 60 फिर उसका 45 लोग लेने के लिए तैयार नहीं थे। हम्म तो हम लोगों ने ये बड़ा कोशिश किया और अभी आ गया ये अभी सेकेंड पेंडेमिक पूरा फुल ब्लॉन हो गया। जी तो मेरा मकसद है कि अभी मैं कोशिश किया है सेवा भारती के लिए, सेवा इंटरनेशनल की थ्रू हम लोग करीब कुछ ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर, कुछ ऑक्सीमीटर, कुछ डिस्टेंस थर्मोमीटर और लोगों को खाना खिलाने के लिए कुछ पैसा, हम्म और जरूरत पड़ने पर मैं एम्बुलेंस भी खरीदने के लिए सोचा। जी और बाकी ये जो जैसे कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीमीटर, डिस्टेंस थर्मोमीटर और करीब 20 लाख रुपया जो खाना वाना खिलाने के लिए वो हो गया है। लेकिन हम्म अभी नेक्स्ट फेज में कुछ 2-3 एम्बुलेंस अगर मैं कंट्रीब्यूट कर सकता है तो बड़ा मजा आए। ये है, जी ये दिस इज हाउ वी आर, ठीक है सर। ये है। सर, आपने बताया कि चिन्मयानंद इंस्टीट्यूट है मणिपुर में, वहाँ के आप चेयरमैन हैं। सर, इसके बारे में कुछ बताएं कि ये क्या ऑर्गेनाइजेशन है और ये क्या काम करती है। सी अगर चिन्मय मिशन जो है उसका हेड ऑफिस मद्रास में, चेन्नई जी में है। हम्म हम लोग मोस्टली एजुकेशन में, हम्म एजुकेशन और बाकी हमारा जो हिंदू वे ऑफ लाइफ में हम्म एजुकेशन सभी के लिए, हम्म योगा, देन और बीच बीच में हिंदू वे ऑफ लाइफ का लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। जी जैसे कि हम लोग मुंडन करते हैं, हम्म तो मुंडन क्यों करता है? जी जैसे कि बच्चे जब पैदा होने के बाद 6 हम्म डे में हम एक पूजा करता है, हम्म सरस्वती माता का पूजा करता है। वो क्यों करता है? जी देन पुराना जमाने में हम ईयर्स, कान में पियर्सिंग करते थे, जी क्यों करता है? यानी हम्म ये जो हर चीज जो हम लोगों ने किया है उसका वो है कारण है, हम्म वो समझाने की कोशिश करता है। और हम्म किस प्रकार से हम अ, अपना बिलीफ को
सुपरस्टिशियस मत सोच करके साइंटिफिकली प्रूव करने के लिए कोशिश करता हूँ। जी। और दूसरा है, हमारा में हम किसी धर्म या किसी जात किसी के खिलाफ नहीं, सभी को हम्म। हम सभी को एक्सटेंड करता हूँ। ये हम्म। नहीं है कि अगर क्रिश्चियन या मुस्लिम को एक्सटेंड नहीं करना चाहता है कि नहीं, हम्म। हमारा जो बीच में किसी ने मुस्लिम फैमिली को भी एडॉप्ट किया, हम्म। क्रिश्चियन फैमिली को भी एडॉप्ट किया, हम्म। लेकिन सिर्फ इतना है, हम लोग बोलता है कि आप अपना धर्म अपना आप फॉलो कीजिए, लेकिन हमारा जो गॉड है, जी। हमारा बिलीफ है, उसके हम्म। ऊपर मत हंसिए। लोग बिल्कुल। लोग जो मत हंसी मजाक मत उड़ाइए, हमारा जो बिलीफ है हमको वही प्रैक्टिस करनी चाहिए। हम कोई दूसरा का बिलीफ और रिलीजन में धर्म में इंटरफेयर नहीं करते। जी। तो ये है हमारा चिन्मय मिशन, और बेटर लाइफ यूथ को गाइड करता है। यहाँ पर ड्रग एडिक्शन का, ड्रग स्मगलिंग का काफी है, एंटी ड्रग कैंपेन करता है लोगों हम्म। को। नेशनलिज्म क्या है, किस प्रकार, हम्म। जैसे कि मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस का हम्म। जो सेंटिनरी वगैरह में बात करता हूँ, मैं अभी भी बोलता हूँ आपके थ्रू, अगर हम्म। इस देश ने 47 में इंडिपेंडेंस लिया हम्म। तो उसमें आईएनए का मेजर कंट्रीब्यूशन। मैं तो बिल्कुल। बोलता हूँ, लोग बोलता है आईएनए हार गया, मैंने बोला आईएनए नहीं हारा, आईएनए जीता। जी। जीता क्योंकि आईएनए का मकसद था हिंदुस्तान को आजादी दिलाना। बिल्कुल। 45 में 44 में नहीं कर सका, लेकिन हम्म। 47 में तो किया है कि नहीं? जी। आप देखिए, रेड फोर्ट ट्रायल के बाद ये जो इंडिया है, एक पैसिव इंडियन से अब एक्टिव इंडियन बन गया। उसके बिल्कुल। बाद रॉयल इंडियन नेवी में म्यूटनी हुई। रॉयल म्यूटिनी हुए। उस जी। म्यूटिनी में ब्रिटिश ने किस प्रकार से, ब्रिटिश सरकार हैंडल नहीं कर सका, उन्होंने सरदार पटेल और मोहम्मद जिन्ना को रिक्वेस्ट करके कराची और मुंबई में हम्म। उसको पैसिफाई किया, हम्म। जो रिवोल्यूशनरी है। जी। तो ये सब आईएनए का कमाल है। और आईएनए का जो बोलता है ना, गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, कदम कदम बढ़ाया जा, जी। जय हिंद, ये सब लोग सोचता है कि ये ऐसा है, ऐसा नहीं है। उसके कारण हम्म। ब्रिटिश काफी डर गया था। जी। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर अटली ने भी बोला है कि हम्म। अगर हमने इंडिया को इतना जल्दी आजादी दिया तो आईएनए का बहुत बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जी। ये सर, एक बात आपने कही नेशनलिज्म की। अभी हम अगर हाल फिलहाल की घटनाओं को देखें तो हम देखते हैं कि युवाओं का एक तबका जो है वो कहीं ना कहीं एंटी नेशनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो रहा है। देशभक्ति, देश प्रेम, ये एक मजाक का शब्द बन रहा है उनके बीच में। सर, ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, लोगों को, जैसे कि मैंने 40 साल मिलिट्री में नौकरी किया, लोगों ने पूछा जी। है कि आपने क्या सीखा। मैंने हम्म। एक चीज सीखा है, सबसे पहले मेरा देश, बिल्कुल। फिर उसके बाद मेरा सिटीजन, हम्म। मेरा कंट्रीमैन, हम्म। और लास्ट अपना खुद का। हम्म। सिमिलरली नेशनलिज्म लोगों ने थ्योरी में बताया, मेरे लिए नेशनलिज्म एक राइट और रॉन्ग, हम्म। माई कंट्री इज ऑलवेज हम्म। राइट और रॉन्ग, माई कंट्री इज ऑलवेज हम्म। राइट। सेकेंड, नॉट अस, देश को मत पूछो कि देश ने मेरे लिए क्या किया, जी। अपने आप को पूछो मैंने देश के लिए क्या किया। हम्म। ये भावना हमारा यूथ के बीच में, ऐसा नहीं है कि यूथ में काफी है जो मैंने जो इंटरेक्ट किया है, हम्म। जो हु आर गुड नेशनलिस्ट, हम्म। गुड पेट्रियट्स, एंड हो सकता है कि एक दो आदमी मिसगाइडेड हो जाता है, जैसे कि हम्म। हमको पता है कि दिल्ली में कहीं यूनिवर्सिटी में उनको ब्रेन वॉश करके हम्म। उनको, वो सोचता है कि वो सही कर रहा है, हम्म। लेकिन मे बी अनदर डाउन ईयर 5-10 years के बाद वो रियलाइज करेगा कि उसका एक्शन से देश को कितना नुकसान हम्म। है। ठीक है सर। एक हम जब आपके बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा कि आफ्टर बीइंग सीनियर मिलिट्री ऑफिसर फॉर टेन्योर ऑफ 40 years, यू स्टिल डोंट ओन अ हाउस। आपने अभी तक अपना घर नहीं बनवाया। इसके बारे में आप क्या मैं कहेंगे?
जब मैं पेंशन में आया था मेरे पास घर नहीं था यहाँ रहने के लिए। मैं रेंट में करीब 2 साल रहा, 1.5 साल रहा, और मैंने पूरा मेरा पेंशन जो कम्यूट किया है उसको कुछ पैसा मिला है, जब रिटायर होता है उसको जी लगा करके मैं छोटा सा प्लॉट लिया और छोटा सा घर। ठीक है क्योंकि सर। मैंने कभी नहीं सोचा कि घर बनाना बड़ा इम्पोर्टेंट है। हम्म मैंने कभी नहीं सोचा, मैंने ये भी इतना भी सोचा कि मैं रेंट में ही रहूंगा। हम्म अगर कलकत्ते में या मुंबई में होता तो मैं रेंट में रहता, लेकिन हम्म इम्फाल में रेंट में रहना थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि हम्म यहाँ पर वो सिस्टम नहीं है जैसे कि बाकी मुंबई में या पुणे में या हम्म बेंगलोर में रेंट में फ्लैट में रहने का जो वो यहाँ पर नहीं है। हम्म इसलिए आई हैड टू मेक ए हाउस। आई मेड ए हम्म। स्मॉल हाउस। सर इट वाज वेरी नाइस टॉकिंग यू, बहुत अच्छा लगा, हम बहुत कुछ सीखा आपसे हम लोगों ने। और आखिरी में क्या आप मैसेज देना चाहेंगे देश के युवाओं को, अगर मैं बोलूं तो? मैं लाइक आई अगेन रिपीट, हम्म दिस इज ए ग्रेट कंट्री, हम्म a country, one of the oldest civilization. हम्म We as a nation do not have, हम दूसरा देश का टेरिटरी या दूसरा देश को दबाने के लिए हम कभी नहीं सोचता है। हम्म और लेकिन हमारा साथ कोई कुछ छेड़छाड़ करेगा तो हम अच्छा जवाब देगा। कुछ भी हो, सबसे पहले हमारा देश के बारे हम्म में सोचना चाहिए। राइट और रॉन्ग, माय नेशन इज राइट। एंड आप देखिए, सोचिए कि सबसे पहले देश, उसके बाद नंबर 2 में आता है इंडिया, हमारा जो देशवासी, और लास्ट में अपने आप। ये आयुष्य। ओके सर, तो हम दोबारा आपसे जुड़ेंगे, बहुत कुछ सीखा हमने आपसे, आपने इतना समय दिया हमारे बीच में, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके नमस्कार। ओके ओके। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। ओके, थैंक यू।